जिंदगी ना एक नेगोशिएशन है, कार खरीदने से लेकर सैलरी बढ़ाने तक। या फिर घर पे ये तय करने तक कि आज रात खाने में क्या बनेगा। हाँ, हर जगह मोल भाव है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे एक जंग की तरह देखते हैं। बिल्कुल। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। पर क्या हो अगर नेगोशिएशन का सबसे बड़ा राज एक ऐसे इंसान से मिले जिसका काम ही जान बचाना था। बिल्कुल। और आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो इसी दुनिया से आती है, क्रिस वॉस की नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। वॉस कोई बिजनेस गुरु या प्रोफेसर नहीं थे, वो FBI के लीड इंटरनेशनल किडनैपिंग नेगोशिएटर थे। और उनका मानना है कि बड़ी से बड़ी बातचीत तर्क या गणित से नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और भावनाओं को समझने से जीती जाती है। आज हम उनके दशकों के हाई स्टेक अनुभव से निकले कुछ ऐसे तरीकों को समझेंगे जो बातचीत के हमारे पुराने ख्यालों को पूरी तरह से बदल देंगे। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत जो वॉस सामने रखते हैं वो ये अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला है कि बातचीत तर्क का नहीं, भावनाओं का खेल है। बिल्कुल, ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जो हमें सिखाई जाती है। और ये समझने के लिए क्रिस वॉस की कहानी को समझना जरूरी है। वो एक स्ट्रीट कॉप थे और वहां से FBI के टॉप हॉस्टेज नेगोशिएटर बने। मतलब उनका पूरा करियर जमीनी हकीकत से जुड़ा था, क्लासरूम थ्योरी से नहीं। अच्छा। उन्होंने अपनी फील्ड टेक्निक्स को हार्वर्ड लॉ स्कूल के किताबी ज्ञान के खिलाफ आजमाया और जीता गी। ये टकराव बहुत दिलचस्प है। किस तरह का टकराव? मतलब हार्वर्ड क्या कह रहा था जो गलत था? उस समय नेगोशिएशन की दुनिया में हार्वर्ड के गेटिंग टू यस मॉडल का बोलबाला था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो वो मॉडल कहता था कि भावनाओं को समस्या से अलग करो, तर्क पर फोकस करो और एक विन विन सॉल्यूशन ढूंढो। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वॉस का अनुभव कहता था कि जब किसी ने बैंक में लोगों को बंधक बना रखा हो तो आप उसकी भावनाओं को समस्या से अलग नहीं कर सकते। सही बात है। भावनाएं ही असल समस्या होती हैं। मतलब एक किडनैपर तर्क से नहीं सोच रहा है। बिल्कुल नहीं। वेको और रूबी रिज जैसे हादसों के बाद FBI ने भी ये महसूस किया कि उनका पुराना तर्क पर आधारित तरीका फेल हो रहा था, लोगों की जानें जा रही थी। यहीं से एक नए अप्रोच का जन्म हुआ। अरे हाँ, ये तो वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 वाली बात है। मैंने नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानेमन की किताब में इसके बारे में पढ़ी है, लेकिन कभी इसे नेगोशिएशन से जोड़कर नहीं देखा था। तो वॉस असल में हमारे दिमाग के उस सिस्टम 1 को टारगेट कर रहे हैं जो बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर फैसले लेता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारा जो सिस्टम 2 दिमाग है, जो धीमा और तार्किक है, वो ज्यादातर समय सोया रहता है। राइट। असली ड्राइवर तो हमारा भावनात्मक तेज सिस्टम 1 ही है। वॉस की सारी टेक्निक्स इसी सिस्टम 1 से बात करने के लिए बनी है। और इस सोच का मूल मंत्र है एक शब्द, टैक्टिकल एम्पैथी, यानी सामरिक सहानुभूति। टैक्टिकल एम्पैथी, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एम्पैथी मतलब सहानुभूति और टैक्टिकल मतलब रणनीति। हाँ। क्या ये एक तरह का मैनिपुलेशन नहीं है? मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और वॉस साफ करते हैं कि टैक्टिकल एम्पैथी हमदर्दी जताना या किसी से सहमत होना नहीं है। अच्छा। ये आई फील और पेन वाला मामला नहीं है। ये दूसरे के नजरिए और उनकी भावनाओं को इतनी गहराई से समझना है और उन्हें ये महसूस कराना है कि आप समझ रहे हैं, ताकि आप उन्हें प्रभावित कर सकें। ओके। ये सुनने की कला को एक मार्शल आर्ट की तरह इस्तेमाल करना है। आप सामने वाले के गुस्से या डर का इस्तेमाल उन्हें शांत करने और अपनी दिशा में लाने के लिए करते हैं, उनसे लड़ने के लिए नहीं। ठीक है, ये सिद्धांत तो समझ आया, पर असल में इसे करते कैसे हैं? मतलब किसी से बात करते हुए मैं ये टैक्टिकल एम्पैथी दिखाऊं कैसे? इसके लिए वॉस हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार औजार देते हैं। पहला और सबसे आसान टूल है मिररिंग। मिररिंग यानी आईने की तरह नकल करना? हाँ, लेकिन पूरी नकल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है सामने वाले के कहे हुए आखिरी 3 शब्द या सबसे जरूरी 1 से 3 शब्द एक शांत सवालिया लहजे में दोहराना। बस इतना ही। जैसे अगर कोई क्लाइंट कहे इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत मुश्किल लग रही है, तो मैं बस कहूं मुश्किल लग रही है। ये कुछ अजीब नहीं लगेगा? शुरुआत में लग सकता है, लेकिन ये काम करता है। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। इंसानी स्वभाव है कि हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। जब आप किसी को मिरर करते हैं तो उनके दिमाग को एक अवचेतन सिग्नल मिलता है कि ये मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है। वो सुरक्षित महसूस करते हैं और फिर अपनी बात को और ज्यादा विस्तार से बताने लगते हैं। वो खुद ही आपको वो सारी जानकारी दे देंगे जो आपको चाहिए। कमाल है, ये इतना आसान है कि कोई भी इसे आजमा सकता है।
शायद एक स्टडी का भी जिक्र है। हाँ, एक स्टडी में पाया गया कि जिन वेटर्स ने कस्टमर्स के ऑर्डर को सिर्फ शब्द ब शब्द दोहराया, उन्हें उन वेटर्स के मुकाबले 70% ज्यादा टिप मिली जिन्होंने ठीक है या ओके जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। 70%? हाँ, ये छोटा सा बदलाव कनेक्शन बनाता है। ठीक है, मिररिंग से तो हम सामने वाले को और बोलने के लिए उकसाते हैं, लेकिन जो वो नहीं बोल रहे हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं, उसे कैसे समझे? क्या इसका भी कोई तरीका है? बिल्कुल, और यहीं पर दूसरा टूल आता है जिसे वॉस कहते हैं, लेबलिंग, यानी भावनाओं को नाम देना। लेबलिंग? ये टैक्टिकल एम्पैथी को एक्शन में लाने का सबसे सीधा तरीका है। इसमें आप सामने वाले की भावनाओं को पहचानकर उसे शब्दों में कहते हैं। मतलब एक तरह से अंदाजा लगाना कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा ऐसा लगता है कि या सुनकर लग रहा है कि जैसे वाक्यों से होती है। अच्छा। इससे अगर आपका अंदाजा गलत भी हो तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि आप इस डील को लेकर थोड़े परेशान हैं, या सुनकर लग रहा है कि आप इस बात से काफी निराश हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे सामने वाला भड़क नहीं सकता? अगर मैं किसी गुस्से वाले इंसान से कहूं, लगता है आप बहुत गुस्से में हैं, तो वो और गुस्सा नहीं हो जाएगा? ये एक आम डर है, पर होता इसका उल्टा है। जब आप किसी की नेगेटिव भावनाओं जैसे डर, गुस्सा या शक को एक नाम देते हैं, तो उसका असर कम हो जाता है। सच में? हाँ, न्यूरोसाइंस बताता है कि ऐसा करने से दिमाग के भावनात्मक हिस्से यानी अमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है और तार्किक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। आप असल में उन्हें शांत होने में मदद कर रहे हैं। वाह! बॉस ने एक बार हार्लेम में कुछ बंधकों को छुड़ाते समय बंदूकधारियों से कहा था, ऐसा लगता है कि आप लोग वापस जेल नहीं जाना चाहते। इस एक वाक्य ने पूरी स्थिति को शांत करने में मदद की, क्योंकि उसने उनके सबसे बड़े डर को पहचान लिया था। ये तो सच में दिमाग के साथ काम करने जैसा है। एक और टूल है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, एक्यूजेशन ऑडिट। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। अपनी ही कमजोरियां क्यों गिनानी है? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है। एक्यूजेशन ऑडिट का मतलब है कि आप बातचीत शुरू करने से पहले ही वो सभी बुरी बातें, शंकाएं या आरोप खुद ही बोल देते हैं जो सामने वाला आपके बारे में सोच सकता है। जैसे किसी क्लाइंट से बात शुरू करने से पहले कहना, आपको लग रहा होगा कि हमारी एजेंसी बहुत महंगी है, या आप शायद सोच रहे हैं कि मैंने आपको कॉल करने में बहुत देर कर दी। पर इससे तो हम उन्हें वो बातें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं जो शायद वो सोच भी नहीं रहे थे। ज्यादातर मामलों में वो ये सब सोच ही रहे होते हैं। जब आप इन नेगेटिव बातों को खुद ही सामने रख देते हैं तो आप उन पर से उनका जहर निकाल देते हैं। अच्छा? ये सामने वाले के तर्कश से वो सारे तीर छीन लेने जैसा है जो वो आप पर चलाने वाले थे। ये दिखाता है कि आप न सिर्फ अपनी स्थिति समझते हैं बल्कि उनकी नजर से भी देख रहे हैं। इससे वो रक्षात्मक होने की बजाय आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विश्वास बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये तीनों टूल्स, मिररिंग, लेबलिंग और एक्यूजेशन ऑडिट, तो सामने वाले को समझने और उन्हें सहज महसूस कराने के लिए बेहतरीन है। लेकिन सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलेगा, हमें डील को आगे भी बढ़ाना है। क्या इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम बातचीत को अपनी मर्जी की दिशा दे सकते हैं, बिना आक्रामक लगे? बिल्कुल, और यही वॉस का सबसे शक्तिशाली टूल आता है, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, यानी सदैव सवाल। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस? ये वो सवाल हैं जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन उन्हें ये महसूस कराए बिना कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ये किस तरह के सवाल होते हैं? ये खुले सिरे वाले सवाल होते हैं जो लगभग हमेशा क्या या कैसे से शुरू होते हैं। वॉस कहते हैं कि क्यों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों सुनने में एक आरोप जैसा लगता है। जैसे आपने ऐसा क्यों किया, ये सुनते ही इंसान डिफेंसिव हो जाता है। इसके बजाय हम पूछ सकते हैं, ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी, या हम इस स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या और कैसे वाले सवाल सामने वाले को कंट्रोल का एक भ्रम देते हैं, जिसे इल्यूशन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। उन्हें लगता है कि समाधान वो ढूंढ रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, जबकि असल में आप उन्हें अपने लक्ष्य की ओर गाइड कर रहे होते हैं। वॉस का सबसे क्लासिक और असरदार सवाल है, मैं ये कैसे करूं? How am I supposed to do that? अच्छा, तो अगर कोई मुझसे कोई ऐसी मांग करे जो मैं पूरी नहीं कर सकती, तो नहीं, ये नामुमकिन है कहने की बजाय मैं पूछूं, मैं ये कैसे करूं? हाँ, ये सीधे नहीं कहने का एक बहुत विनम्र और असरदार तरीका है। ये सामने वाले को आपकी समस्या का हिस्सा बनाता है। अब उन्हें आपकी मुश्किलों को हल करने के बारे में सोचना होगा। सही है। ये उनकी मांग पर दोबारा सोचने और एक बेहतर समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। इसी से जुड़ा एक और बड़ा आइडिया है जो मुझे बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगा। नो से डरो मत। हम तो हमेशा यस के पीछे भागते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। वॉस कहते हैं कि असली बातचीत नो से शुरू होती है। नो। हाँ,
जब कोई नो कहता है तो वो सुरक्षित और कंट्रोल में महसूस करता है। नो बातचीत का अंत नहीं है, ये एक फैसला लेने का मौका है जो सामने वाले को ये महसूस कराता है कि वो बंधा हुआ नहीं है, उसके पास बाहर निकलने का रास्ता है। एक बार जब वो नो कहकर सुरक्षित महसूस कर लेता है, तब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। तो बातचीत का लक्ष्य यस बुलवाना नहीं है? नहीं, बातचीत का असली लक्ष्य सामने वाले से दैट्स राइट कहलवाना है। दैट्स राइट। और योर राइट में क्या फर्क है, ये तो एक ही बात लगती है। जमीन आसमान का फर्क है। योर राइट मतलब आप सही कह रहे हैं का मतलब अक्सर होता है कि हाँ तुम सही हो, अब मेरा पीछा छोड़ो। हाँ सही है। ये बातचीत को खत्म करने का एक तरीका है। लेकिन दैट्स राइट मतलब बात तो सही है, ये एक आहा मोमेंट है। इनके लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब बात कीमत पर आती है, जहां आंकड़े शामिल होते हैं, वहां क्या करें? अक्सर लोग बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, स्प्लिट द डिफरेंस कर लेते हैं। लेकिन किताब का टाइटल ही है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बीच का रास्ता निकालना तो हमारी संस्कृति में भी एक अच्छी बात मानी जाती है, एक तरह का सुलह का प्रतीक। लेकिन वॉस इसे पूरी तरह से नकार रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? वॉस कहते हैं कि स्प्लिटिंग द डिफरेंस अक्सर दोनों पार्टियों के लिए एक बुरा सौदा होता है। इसमें दोनों ही कुछ न कुछ छोड़ रहे होते हैं और कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। अच्छा। ये एक तरह की दिमागी सुस्ती है। इसके बजाय वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल देते हैं, एकमन बार्गेनिंग मॉडल। ये मोल भाव का एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है, गणित का नहीं। ओके, तो ये एकमन मॉडल कैसे काम करता है? इसके 4 मुख्य कदम है। पहला, अपना लक्ष्य मूल्य यानी टारगेट प्राइस तय करें। मान लीजिए आप एक कार 10 लाख में खरीदना चाहती हैं। ठीक है। दूसरा, आपकी पहली पेशकश यानी फर्स्ट ऑफर इस लक्ष्य का 65% होनी चाहिए, यानी 6.5 लाख। 6.5 लाख। 10 लाख की कार के लिए सामने वाला तो हंसकर भगा देगा शायद, लेकिन ये एक एक्सट्रीम एंकर की तरह काम करता है। ये सामने वाले की उम्मीदों को जमीन पर ले आता है। तीसरा कदम? इसके बाद आप 3 बार अपनी पेशकश बढ़ाएंगी, लेकिन हर बार बढ़ोतरी की रकम घटाती जाएंगी। अच्छा। जैसे आप 6.5 लाख से 8.5 लाख पर गई, 2 लाख की बढ़ोतरी, फिर 9.5 लाख पर 1 लाख की बढ़ोतरी, और आखिर में अपने फाइनल टारगेट 10 लाख पर सिर्फ 50,000 की बढ़ोतरी। और चौथा कदम? चौथा और सबसे जरूरी कदम, हर पेशकश के बीच में आपको टैक्टिकल एम्पैथी और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का भरपूर इस्तेमाल करना है। आपको दिखाना है कि आप उनकी मुश्किल समझ रही हैं और हर बढ़ोतरी आपके लिए कितनी मुश्किल हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। घटती हुई बढ़ोतरी से सामने वाले को लगता है कि वो आप पर बहुत दबाव डाल रहा है और आपसे आखिरी पैसा भी निचोड़ रहा है। तो जब मैं अपने 10 लाख के टारगेट पे पहुंचती हूँ तो उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझे पूरी तरह निचोड़ लिया है और इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, जबकि मैं तो वहीं पहुंचना चाहती थी जहां से मैंने शुरू किया था। एग्जैक्टली। एकमन मॉडल का जीनियस यही है कि ये सामने वाले को ये महसूस कराता है कि उन्होंने एक मुश्किल जीत हासिल की है। हर छोटी बढ़ोतरी उन्हें थका देती है और जब आप अपने असली टारगेट पर पहुंचते हैं तो उन्हें राहत महसूस होती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने बेस्ट डील हासिल की है। ये पूरी तरह से उनकी जीत की भावनाओं को मैनेज करने का खेल है। इसमें एक और मजेदार ट्रिक का जिक्र है, अजीब नंबरों का प्रयोग। जैसे 10 लाख कहने की बजाय 9,97,500 कहना। हाँ, क्योंकि गोल आंकड़े जैसे 50,000 या 1 लाख हमेशा मनगढ़ंत लगते हैं। लगता है कि इनमें गुंजाइश है। सही बात है। लेकिन 4751 या 9,97,500 जैसा आंकड़ा लगता है कि बहुत सोच समझकर और किसी ठोस कैलकुलेशन के बाद तय किया गया है और इसे बदलना मुश्किल है। ये दिखाता है कि आपके पास और गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आंकड़ों के खेल को भी भावनाओं का खेल बना देती हैं। तो अगर मैं पूरी बातचीत को संक्षेप में देखूं तो सार यही है कि नेगोशिएशन एक आक्रामक खेल नहीं है, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है। इसका सबसे बड़ा हथियार एक अच्छा वक्ता होना नहीं, बल्कि एक बेहतरीन श्रोता, एक लिसनर बनना है। बिल्कुल। जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि उसकी होती है जो सबसे ज्यादा सुनता और समझता है। हमारी सलाह है कि आज ही एक छोटी सी टेक्निक मिररिंग को आजमाएं। अपनी अगली बातचीत में, चाहे वो कॉफी शॉप पर हो या किसी जरूरी मीटिंग में, किसी के कहे हुए आखिरी कुछ शब्दों को एक सवाल की तरह दोहराएं और बस चुप हो जाएं। देखें कि वे कैसे खुलकर अपनी बात आपके सामने रखते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपको हैरान कर सकता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं।
वॉस अपनी किताब में ब्लैक स्वॉन्स का जिक्र करते हैं, यानी वो छोटी छिपी हुई जानकारी जिसके सामने आने से पूरी बाजी पलट सकती है। ये वो बातें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि हमें नहीं पता। तो सवाल यह है कि अगली जरूरी बातचीत में ऐसा कौन सा ब्लैक स्वॉन हो सकता है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है, और क्या सुनने की ये कला, ये टैक्टिकल एम्पैथी उस छिपी हुई जानकारी को ढूंढने में मदद कर सकती है जो पूरी डील का रुख बदल दे।